इतिहास विषय के लिए तैयार किए गए इस वीडियो श्रृंखला में क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स का पुनः एक बार स्वागत। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये वीडियो क्रमांक 007 है, यानी कि यह हमारा 7वां वीडियो है। ठीक है, और इसमें हमने प्रथम चैप्टर के पहले पाठ के जिस अंश को इस वीडियो की पाठ्य सामग्री के रूप में तैयार की है वो है सर्वेक्षण का प्रचलन, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ सर्वे। तो आपकी जो इतिहास पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ संख्या 9 और 10 से आपको जुड़ना है और साथ में इस वीडियो को भी आपको देखना है। स्टूडेंट्स, हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि चाहे हम लोग विद्यालय में वर्ग कक्ष में बैठकर पढ़ें या वीडियो श्रृंखला के माध्यम से पढ़ें, हम किसी भी रूप में पढ़ाई यदि हम करेंगे और हम यदि अनुशासित होकर उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो निश्चय ही हमें उस पाठ का, उस लेक्चर का या उस वीडियो का विशेष लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा। तो कोशिश ये करना है स्टूडेंट्स कि आप पाठ्य पुस्तक से भी जुड़ें और साथ में इस वीडियो से भी जुड़ें। तो इससे क्या होगा कि आपको पाठ को सविस्तार और बेहतर तरीके से समझने में सहूलियत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। छात्रों, पाठ के अंतर्गत जो भी शब्दावली का जो प्रयोग होता है, जो वोकैबुलरी का प्रयोग होता है, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, यदि उनका हम सरलीकरण कर दें, उसको सामान्य अर्थों में आपको समझा दें, तो निश्चय ही पाठ को समझने में आपको कुछ सहूलियत होगी। तो सबसे पहला शब्द तो आपके समक्ष है सर्वेक्षण। ठीक है, और सर्वेक्षण को हमने अंग्रेजी में लिखा हुआ है सर्वे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये भी नहीं समझना है कि सर ने अंग्रेजी शब्द को हिंदी में या हिंदी को अंग्रेजी में अनुवादित कर दिया है। वास्तव में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में समझना कहीं अधिक सरल होता है, और ऐसा है कि जब सर्वेक्षण और सर्वे शब्द का प्रयोग करना होगा तो अधिक संख्या में लोग सर्वे शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो आपको ये जानना है कि सर्वे और सर्वेक्षण दोनों एक ही चीज है। हिंदी में सर्वेक्षण, हिंदी में और अंग्रेजी में सर्वे। तो ये सर्वे क्या चीज है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, मान लीजिए हम आपको एक ड्यूटी देते हैं, एक काम देते हैं कि आप अपने गांव के ऐसे बच्चों के, आप अपने ग्राम के ऐसे बच्चों की सूची बनाइए जो विद्यालय आते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि निश्चित रूप से आपके गांव में जितने भी मकान हैं, जितने भी परिवार हैं, सभी परिवारों में आपको जाना पड़ेगा। और जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप एक पुस्तिका लेंगे, अभ्यास पुस्तिका लेंगे, कॉपी लेंगे, कलम लेंगे और प्रत्येक घर घर जाएंगे और पूछेंगे कि कौन कौन बच्चे स्कूल जाते हैं और कौन नहीं जाते हैं। चूंकि यह काम आप अपने गांव में कर रहे हैं तो काफी आसानी से कर लेंगे। कई बार तो ऐसा होगा कि चूंकि आप पहले से जानकार हैं अपने गांव के, तो आपको पता भी है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये सोचिए कि क्या यदि समूचे भारत के लिए यदि यही आंकड़ा आपको इकट्ठा करने के लिए कहा जाए, आपको अधिकारी बना दिया जाए, आपको ऑफिसर बना दिया जाए कि आप समूचे भारत के बच्चों के संदर्भ में पता कीजिए कि कितने बच्चे विद्यालय जाते हैं और कितने नहीं जाते हैं, 6 से 14 साल के बच्चे। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको हम कहेंगे सर्वे। तो एक सामान्य सा छोटा सा उदाहरण हुआ। सर्वे बहुत तरह का होता है बच्चों, और इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि सर्वे कितने प्रकार के हो सकते हैं और ये सर्वे है क्या, सर्वे का इतिहास क्या है, कब से सर्वे की शुरुआत हुई। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको हमने बताया कि सर्वेक्षण या सर्वे क्या होता है। बच्चों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनका इतिहास जो है वो अंग्रेजी शासन काल से जुड़ा हुआ है। हम थोड़ा विषयांतर करते हुए आपके समक्ष एक सवाल रखते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ,
हम पर्वत चोटी की बात कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी कौन सी है। तो बहुत सहज सा बात है, आप छठी कक्षा से ही लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया की जो सबसे ऊंची जो पर्वत की चोटी है उसको हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब आपको सोचना है माउंट एवरेस्ट को हम माउंट एवरेस्ट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसके संदर्भ में आप जान लीजिए। बच्चों, ब्रिटिश भारत में एक बहुत बड़े अंग्रेज सर्वेयर और ज्योग्राफर थे जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, तो नाम को फिर से सुन लीजिए, उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। तो इन्हीं जॉर्ज एवरेस्ट के प्रयास से भारत में बहुत सारे सर्वेक्षण के कार्य हुए। तो इन्हीं को ऑनर देने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम लोगों ने माउंट एवरेस्ट नाम दिया है। यानी कि जॉर्ज एवरेस्ट का जो नाम है उसी नाम का जो पिछला पार्ट है एवरेस्ट, उसको हमने पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के साथ जोड़ा है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक नई जानकारी है। स्टूडेंट्स, आपके समक्ष जो ये तस्वीर है ये जॉर्ज एवरेस्ट की तस्वीर है। ठीक है, तो इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना होता है, तो आपके लिए एक नई बात है, एक नई जानकारी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं सर्वेक्षण के बगल में लिखा हुआ है 1767 से अब तक 253 साल। तो इसका अर्थ यह है कि भारत में लगभग 253 साल का इतिहास है सर्वेक्षण का। तो 1767 से भारत में सर्वेक्षण की शुरुआत हुई। अगला शब्द है, देखिए, राजस्व। ठीक है, राजस्व के लिए अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल हुआ है रिवेन्यू। ठीक है, तो रिवेन्यू शब्द का अर्थ है सरकार द्वारा वसूले जाने वाले हर प्रकार के शुल्क, कर या टैक्स। ठीक है, सरकार जिस रूप में भी राजस्व का संग्रह करती है, पैसे का संग्रह करती है, वो चीज है रिवेन्यू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट शब्दावली है 19वीं सदी। तो स्टूडेंट्स, इसकी चर्चा मैं पहले भी एक बार कर चुका हूं। जब कभी भी कोई सदी की बात होती है ना, तो उससे आप 100 साल पीछे की बात सोचिए। यदि 19वीं शताब्दी लिखा हुआ है तो 1801 से 1900 तक का जो 100 वर्षों का कालखंड होगा वो। यदि 20वीं शताब्दी की बात हो रही है तो आपको सोचना है 1901 से लेकर के सन 2000 तक की बात। ठीक है, यदि हम 21वीं शताब्दी की बात करें तो सन 2001 से लेकर 2100 यानी 2100। ठीक है, तो ये जो 100 साल का जो कालखंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदी कहते हैं। और जब 19वीं सदी कह रहे हैं तो 1801 से लेके 1900 तक का जो काल है वह। ठीक है, चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं हम। अगला शब्द है आपके समक्ष दशक। दशक की अंग्रेजी जो शब्दावली है वो है डिकेड्स। ठीक है, 10 वर्षों का कालखंड, मतलब 10 वर्षों का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं दशक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है सन 2000, अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, 2001 होगा, फिर 2002 होगा, 2003 होगा, 2004 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सन 2001 से लेकर के 2010 तक का जो कालखंड हुआ वो एक दशक हुआ। फिर 2011 से 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये 10 साल का जो कालखंड हुआ वो दूसरा दशक हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगले प्रत्येक 10 साल के कालखंड को हम एक दशक का नाम देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट 5वां शब्द लिखा हुआ है वानस्पतिक सर्वेक्षण। इसके लिए अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग किया गया है बोटैनिकल सर्वे। तो स्टूडेंट्स एक बात बता दूं कि अंग्रेज जब भारत आए तो कोई एक चीज का सर्वे नहीं किए, कई चीजों का सर्वे उन्होंने एक साथ करना शुरू किया। तो उसमें से एक चीज थी भारत की वनस्पतियों का सर्वे।
कि भारत के किस क्षेत्र में किस तरह के पेड़ पौधे हैं, पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पनपते हैं, कहाँ किस चीज की खेती की जाती है, किस क्षेत्र में किन पेड़ों की बहुतायत है, ये सारी चीजें जो है वो बोटानिकल सर्वे के अंतर्गत आती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई जिसको नाम दिया था बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आज भी है और इसका जो मुख्यालय है हमारे पड़ोस के राज्य पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, यानी कलकत्ता में है। और ये जो संस्था है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये राष्ट्रीय महत्व की संस्था है और ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय यानी कि फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल लेवल पे, उसके अधीन यह काम करता है, ठीक है। तो बोटानिकल सर्वे भी एक बहुत बड़ी चीज है इस देश के लिए, और जिसकी शुरुआत जो है काफी पहले ही भारत में हो चुकी थी, 1887। आप देख सकते हैं कि यह कितना लंबा अवधि बीत चुका है। बहुत लंबे समय से सर्वे का काम हमारे देश में चल रहा है। और कुल मिलाकर हम कहें कि ये अंग्रेजी जमाने से, ब्रिटिश जमाने से ही हमारे देश में यह काम सतत चल रहा है, जो कि आज भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे। बच्चों, यदि हम देखें तो भारत एक विशाल देश है। इस देश में जिस तरह से भाषाएं अनेक हैं, मनुष्य अनेक मतलब भाषा को बोलने वाले हैं, और उसी प्रकार वनस्पतियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, उसी तरह से जो प्राणी हैं यहाँ पे या पक्षी जो हैं उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे हैं, बहुत सारी विभिन्नता यहाँ पे है। तो उनका भी सर्वे और प्राणियों का जो सर्वे वो भी एक महत्वपूर्ण सर्वे के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थान है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी में जूलॉजिकल सर्वे होता है, ठीक है। बच्चों, अभी हम जिन शब्दों के संदर्भ में सविस्तार चर्चा कर रहे हैं, ये सारे शब्द जो हैं वो आपके पाठ से जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो अलग से लिया गया है। देखिए, आगे एक शब्द है पुरातात्विक सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। आप किसी भी दर्शनीय स्थान पे जाते हैं, कोई ऐतिहासिक स्मारक को देखते हैं, ताजमहल, लाल किला, आगरे का किला, जैसलमेर का किला, जोधपुर का किला, पटना का गोलघर, आप किसी भी ऐसे स्थान पे जाते हैं जो कि ऐतिहासिक महत्व का है, तो वहां पे आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड आप देख सकते हैं। इसका मतलब यह है बच्चों कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वह संस्था है जो हमारे राष्ट्रीय स्मारकों की देखरेख करती है, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार की क्षति से बचाती है, और उसमें लगातार उसका जो है वहां कुछ न कुछ उसमें काम चलता रहता है, और एक तरह से उसका परिरक्षण का काम करती है ये संस्था, ठीक है। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था है उसको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और बच्चों, एक बहुत बड़े अंग्रेज विद्वान हुए हैं इस संदर्भ में, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो इस नाम को आपको नहीं भूलना है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे देश में 1861 से है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, ठीक है। और ये भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है जिसको हम लोग संस्कृति मंत्रालय कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसके अंतर्गत ये संस्था काम करती है, ठीक है। तो ये इन बातों की जानकारी अब आपको होना ही चाहिए। और आगे भी ऊपर जो आप नए कक्षाओं में जाएंगे तो और भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। किसी भी अब आप दर्शनीय स्थल को जाते हैं, ऐतिहासिक महत्व के स्थान को आप जाते हैं, कभी भी आप विजिट करते हैं, तो वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो भी वहां पे नोटिस बोर्ड या कोई ऐसी सामग्री आपको देखने को मिलती है, तो आप उसको जरूर पढ़ें और जरूर उसको देखना चाहिए आपको, ठीक है। बच्चों, आगे देखिए वन सर्वेक्षण, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे। तो इसमें भी देखिए आगे लिखा हुआ है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एक संस्था है, ठीक है, जो कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के
अधीनस्थ यह काम करता है। और इसका मुख्यालय बच्चों देहरादून में है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। और ये संस्थान सन 1965 से ये कार्य कर रहा है। बच्चों हमारा देश भारत जो है ना वो काफ़ी विशाल देश है। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इतनी भिन्नता पाई जाती है, जलवायु का परिवर्तन पाया जाता है कि यहाँ पे एक क्षेत्र के जो पेड़ पौधे हैं, एक क्षेत्र के जो जंगल जमीन है वैसा दूसरे क्षेत्र में नहीं है। एक क्षेत्र का जो वन है वो दूसरे क्षेत्र के वन से अलग है। तो इसका भी सर्वेक्षण काफ़ी लंबे समय से हुआ है हमारे देश में और इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, ठीक 9 नंबर पे जनगणना। ठीक है, यानी कि मनुष्यों की गणना। इसके लिए अंग्रेजी शब्द है सेंसस। ठीक है। तो ये जो सेंसस है ये भी हमारे देश के लिए काफ़ी पुराना है बच्चों। ये सन 1881 से, यानी कि ब्रिटिश ज़माने से ही हमारे देश में जनगणना का कार्य यानी सेंसस का कार्य विधिवत रूप से तैयार हो रहा है और इसके आंकड़े जो है वो हम लोग रखते हैं। और ये जो सेंसस का जो कार्य है वो राष्ट्रीय स्तर पर महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का एक कार्यालय होता है, उसके माध्यम से ये होता है। ठीक है। और ये जो है जनगणना का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के माध्यम से होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक पे देखिए पेज नंबर 10 पे एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में क्या लिखा है देखें। इसे भी जानें, स्वतंत्र भारत में भी अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए जनगणना की नीति का अनुसरण किया गया। आज भी दशक के पहले वर्ष में देश भर में जनगणना की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में 1951, 1961, 1971, देखिए 1981 छूटा हुआ, 81 भी होगा, 1991, 2001 और 2011 में जनगणना की गई है। बच्चों आप देख रहे हैं ना, हर 10 वर्ष पे जनगणना हो रही है। इसका मतलब सन 2021 वो अगला वर्ष होगा जिसमें कि जनगणना होगी। और सच पूछिए तो जनगणना का काम एक तरह से शुरू हो भी गया है, जो अभी किन्हीं कारणों से अभी थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन वो काम निश्चित रूप से होगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये है पेज नंबर 9 जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, सर्वेक्षण का प्रचलन। ठीक है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण को काफ़ी अहम माना गया। ठीक है, ये देख रहे हैं बच्चों, इसको आपको पढ़ना है। और बच्चों ठीक देखिए, इसके नीचे यहाँ पे देखिए ये एक तस्वीर बनी हुई है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इस तस्वीर में देखिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे यंत्र हैं जो ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो आने के बाद उन लोगों ने काफ़ी महत्व दिया सर्वेक्षण को। और ये देखिए ये जो तस्वीर है यहाँ पे लिखा हुआ है, बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण की जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832। बच्चों ये 1832 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर है। तो इसको देखने से बच्चों ये पता चलता है कि अंग्रेज जो है वो काफ़ी वैज्ञानिक सोच वाले थे और उन लोगों ने काफ़ी सोच समझकर और बुद्धिमत्तापूर्वक कार्यों को किया। भले ही वो कार्य जो वो अपने हित में किए या भारत के हित में किए, जो भी हो, लेकिन काम को करने का जो उनका तरीका था वो काफ़ी अच्छा था। तो इस तस्वीर को देखने से ऐसा पता चलता है कि उन्होंने जो सर्वेक्षण का काम किया वो पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया। बच्चों यहाँ जेम्स प्रिंसेप का नाम आ रहा है। ठीक है, तो इसके पहले जैसे हम लोग देखे कि जेम्स रेनेल का नाम आया, जेम्स मील का नाम आया, अब जेम्स प्रिंसेप का नाम आ गया। तो ये तीनों नाम में आपको भ्रम नहीं करना है, बताऊंगा मैं कि इन तीनों में क्या अंतर है। और यदि आप इसके पहले का वीडियो आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको तीनों का अंतर पता होगा। देखिए बच्चों, जेम्स रेनेल के बारे में आपको फिर से बता दूं। जेम्स रेनेल का जो कार्य है वो 1782 में उन्होंने भारत का नक्शा बनाकर तैयार किया था। ठीक है, वो भूगोलवेत्ता थे यानी कि जियोग्राफर थे।
ठीक है, तो ये इनका नाम पहले आएगा जो 1782। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जेम्स मिल, ये भी जेम्स हैं। तो इनके बारे में मैं एक वीडियो आप लोगों को पहले उपलब्ध करा चुका हूं और इनके बारे में बता चुका हूं कि इतिहासकार थे, स्कॉटलैंड के इतिहासकार थे। 1817 में इन्होंने पहली बार भारत का इतिहास लिखा जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और अभी अभी जिस तस्वीर की हमने बात की वो तस्वीर बनाने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे वो अंग्रेज विद्वान थे, चित्रकार थे, और इन्होंने 1837 में भारत की जो दो प्राचीन लिपियां थी बच्चों, एक ब्राह्मी लिपि कहते हैं और एक खरोष्टी लिपि कहते हैं, उसको पढ़ने का भी काम इन्होंने किया। और इनके द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बहुत सारी तस्वीरें बनाई गई है। तो ये बहुत अच्छे चित्रकार भी थे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जेम्स रेनेल कौन थे, जेम्स मिल कौन थे और जेम्स प्रिंसेप कौन थे। और इन दोनों में थोड़ा सा अंतर को आप इस रूप में भी जान लीजिए कि जेम्स रेनेल और जेम्स प्रिंसेप ये तो दोनों भारत में रहे हैं, लेकिन जेम्स मिल कभी भारत नहीं आए हैं। ठीक है, इसकी चर्चा भी मैं पहले आपसे कर चुका हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो भी शब्दावली था वो मैंने आपको बता दिया सविस्तार। अब आप पेज नंबर 9 पे आइए और पेज नंबर 9 पे देखिए सर्वेक्षण का प्रचलन। ठीक है, इसमें है ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण को काफी अहम माना गया। बच्चों एक बात जानिए कि ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत के रहने वाले नहीं थे, वे दूसरे देश से भारत आए थे। तो निश्चित रूप से ना उनको भारत की संस्कृति का पता था, ना सभ्यता का पता था, ना विभिन्न जातियों का पता था, ना धर्म का पता था, ना पेड़ पौधों का पता था, ना यहाँ की खाद्य सामग्री फसलों का पता था, ना वन का पता था, ना जीव जंतुओं का पता था, कुछ भी पता नहीं था उन लोगों को। तो सारी चीजें वो धीरे धीरे सर्वेक्षण के माध्यम से समझते चले गए और इसके लिए उन्होंने संस्थागत तरीके से प्रयास किया। ठीक है, तो देखिए इसे मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना है आपको। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण को काफी अहम माना गया। अंग्रेजों की सोच थी कि देश पर सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्र करना आवश्यक है। ठीक है, 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर सर्वेक्षण कराए गए। बच्चों सच्चाई यह है कि उसके पहले भारत का ना कोई नक्शा था और ना भारत की जमीन का, भूमि का, जो कृषि भूमि है या वन भूमि है, उसका कोई विशेष सर्वेक्षण या कोई ऐसा रिकॉर्ड हमारे देश में उपलब्ध नहीं था। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण कराए गए। इसके माध्यम से धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, फसलों और स्थानीय इतिहास की जानकारी हासिल की जाती थी। तो सर्वेक्षण से क्या क्या पता चलता था? ये पता चलता था कि जो धरती है, जो जमीन है, भूमि है, उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, वो जमीन कृषि योग्य जमीन है कि वो जमीन जो है कृषि योग्य नहीं है, किस प्रकार की है, कि वन भूमि है। यदि किसी क्षेत्र विशेष की जो मिट्टी है उस मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, वहाँ किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, किन फसलों की खेती हो सकती है या होती है। ठीक है, और वहाँ का स्थानीय इतिहास क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी अंग्रेजों ने सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त की। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं वे शब्द लगातार इस पैराग्राफ में आएंगे, तो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे, अंग्रेजों की धारणा थी कि किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन बातों की जानकारी जरूरी होती है। 19वीं सदी के अंतिम दशकों से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। इसके तहत देश के सभी प्रांतों में, प्रांत माने कि राज्य, ठीक है, प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। ठीक है,
इसके अतिरिक्त वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण सबकी चर्चा बच्चों हम कर चुके हैं, है ना। बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, हम तो चर्चा किए हैं ना। इसके अतिरिक्त वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण जैसे कई अन्य सर्वेक्षण भी किए गए। बच्चों आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में भी अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए जनगणना की नीति का अनुसरण किया गया। आज भी दशक के पहले वर्ष में देश भर में जनगणना की जाती है। दशक के पहले वर्ष का मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे 2001 में जनगणना हुई, फिर कब? 2011 में, फिर कब? 2021 में, फिर कब? 2031 में, फिर कब? 2041 में, फिर कब? 2051 में। इसको हम कहेंगे कि दशक के पहले वर्ष में, ठीक है। तो बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगातार जो है वो जैसे कि 51, 61, 71, 1981, 1991, 2001, 2011 इसमें जनगणना का काम हुआ है और ये सारे के सारे सर्वेक्षण का ही एक पार्ट है, ठीक है। बच्चों नोट्स के तौर पे आपको थोड़ा जेम्स प्रिंसेप के बारे में भी लिख लेना है कि जेम्स प्रिंसेप जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ठीक है। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वो अधिकारी थे। जेम्स प्रिंसेप वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो ये भाषा जो है वो लुप्त प्राय भाषा थी जिसको पढ़ने वाले कोई नहीं थे। ये सम्राट अशोक के जमाने में मौर्य काल में ये भाषा चलती थी जो कि आज इसको जानने वाले लोग नहीं हैं। तो इस भाषा को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने अपने समय के भारत की अनेक तस्वीरें बनाई थी। तो बच्चों ठीक है, जेम्स रेनेल, जेम्स मिल और जेम्स प्रिंसेप का अंतर भी आपको पता अब है, आपको मालूम है, ठीक है बच्चों। बच्चों ये देखिए, ये जो आपके समक्ष जो तस्वीर है वो जेम्स प्रिंसेप की तस्वीर है, ठीक है। ये भारत में बहुत लंबे समय तक रहे हैं और इन्होंने ही ब्राह्मी और खरोष्टी ये दो लिपि का जो है वो अध्ययन किया और उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ये सर्वेक्षण का प्रचलन यानी प्रैक्टिस ऑफ सर्वे का लगभग आपको सारा ज्ञान हो गया होगा। निश्चित रूप से आप अपने टेक्स्ट बुक से जरूर जुड़े रहेंगे और प्रयास करेंगे उसको अक्षर अक्षर, लाइन लाइन समूचा पढ़ने का, समझने का और आवश्यक बातें नोट करने का। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।